नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। इंडियन पॉलिटी के पिछले वीडियो में हमने राज्य विधानमंडल के अंतर्गत विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम राज्य की न्यायपालिका, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों जैसे गठन, नियुक्ति तथा क्षेत्राधिकार इत्यादि के बारे में सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों और प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 232 तक उच्च न्यायालय का विवरण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय हो। अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद कानून द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय की व्यवस्था भी कर सकती है। अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान भी किया गया है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होने की बात की गई है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। भारतीय संविधान द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। वर्तमान में सबसे कम न्यायाधीश मेघालय और सिक्किम के उच्च न्यायालय में है, जिनकी संख्या 3 है, और सर्वाधिक न्यायाधीश प्रयागराज उच्च न्यायालय में है, जिसकी संख्या 76 है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें कि सर्वप्रथम 1862 ईस्वी में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हुई थी। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद उच्च न्यायालय है तेलंगाना राज्य के लिए, और 25वां जो सबसे नवीनतम है अमरावती आंध्र प्रदेश राज्य के लिए, जिनकी स्थापना 2019 में हुई थी। ये टेबल आप देख सकते हैं, इसमें सभी राज्यों के उच्च न्यायालय, उसकी स्थापना वर्ष और उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता किन राज्यों और किन केंद्र शासित प्रदेशों में है, उसे आप देख सकते हैं। जैसे कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 में हुआ था और इसका राज्य क्षेत्रीय अधिकार है पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बॉम्बे उच्च न्यायालय 1862 और इसका क्षेत्राधिकार है महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। मद्रास उच्च न्यायालय, इसकी भी स्थापना 1862 में, इसका क्षेत्राधिकार है तमिलनाडु और पुडुचेरी। इसी तरह सभी राज्यों का डिटेल इसमें दिया हुआ है। इस टेबल को मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से इसे पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद 217 नियुक्ति और शर्तें। अनुच्छेद 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद करते हैं, तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल और साथ ही उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करते हैं। अनुच्छेद 217(1) में न्यायाधीशों की पदावधि की चर्चा की गई है। इसके अनुसार उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। 114वें संविधान संशोधन विधेयक 2010 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की अधिकतम सीमा को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अनुच्छेद 217(2) में हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए योग्यता की चर्चा की गई है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता के रूप में वह भारत का नागरिक होना चाहिए तथा भारत में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य किया हुआ हो या कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। यहाँ पर कुछ नोटेबल पॉइंट है कि 2000 ईस्वी में झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ नए राज्य बने थे। उसी समय इन राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना भी हो गई थी, जो कि झारखंड के रांची में, उत्तराखंड के नैनीताल में और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थापित हुआ। यानी कि इन स्थानों को, इन राज्यों का जुडिशियल कैपिटल कहेंगे, न्यायिक राजधानी।
और 2013 में मेघालय के शिलांग में, मणिपुर के इम्फॉल में और त्रिपुरा के अगरतला में भी हाईकोर्ट की स्थापना हुई। अनुच्छेद 219, इसमें न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण का प्रावधान दिया गया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश को उसी राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश शपथ लेते हैं राज्यपाल से, परंतु अपना त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है और त्याग पत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। इनका कार्यकाल पीछे हमने पढ़ा 62 वर्ष आयु, लेकिन 114 संशोधन विधेयक 2010 द्वारा 65 वर्ष के लिए प्रस्तावित है। इन्हें पद से हटाने का नियम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तरह ही इन्हें भी हटाने का प्रावधान है। स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 222 में वर्णित है। इसके अलावा अनुच्छेद 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 223 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का स्थान किसी कारणवश अस्थायी रूप से रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। उसी तरह अनुच्छेद 224 में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 224 के अनुसार उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए आग्रह कर सकता है, जो कि कुछ समय के लिए होता है। इन्हें एडहॉक जस्टिस कहा जाता है। अब आइए हाईकोर्ट की शक्तियों के बारे में देखते हैं। हाईकोर्ट की निम्न शक्तियाँ होती हैं, जिसमें कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मूल अधिकारिता, रीट अधिकारिता, जो कि अनुच्छेद 226 में वर्णित है। इसके अनुसार मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी अभियोग सीधे उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है और साथ ही उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों एवं अन्य कार्यों के लिए भी रीट जारी करने का अधिकार है। 5 प्रकार के रीट होते हैं, जिसे हमने पहले के वीडियोज़ में पढ़ा था। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा लेख तथा उत्प्रेषण। ये सभी 5 प्रकार के रीट सुप्रीम कोर्ट की तरह ही हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। इसके अलावा अपीलीय क्षेत्राधिकार भी हाई कोर्ट को है। दीवानी और फौजदारी मामले में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार उच्च न्यायालय को है। यदि जिला कोर्ट, सेशन कोर्ट किसी फैसले पर अपना जजमेंट अगर देता है तो उस जजमेंट के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है। अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 215 में है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। इसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा इनके निर्णयों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अपना निर्णय देते हैं, और यदि अधीनस्थ न्यायालय इनके निर्णयों की अवहेलना करता है तो उच्च न्यायालय उसे दंड भी दे सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, उसी प्रकार से उच्च न्यायालय को भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। न्यायिक पुनर्विलोकन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके अंतर्गत कार्यपालिका या फिर विधायिका के कार्यों की न्यायपालिका द्वारा रिव्यू किया जाता है। इसमें न्यायपालिका द्वारा जांच किया जाता है जो कानून, जो आदेश विधायिका या कार्यपालिका द्वारा जारी किया गया है, क्या वह संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं। यदि वह मूल ढांचे के प्रतिकूल है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकती है। इसे ही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। राज्य के उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा है अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण अनुच्छेद 227 के अनुसार। अनुच्छेद 227 के अनुसार उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण प्रदान किया गया है, जिसमें वह अधीनस्थ न्यायालय से विवरण मांग सकता है और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए नियम भी बना सकता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 227 के अनुसार अधीक्षण की शक्ति तथा मुकदमों का हस्तांतरण का भी अधिकार होता है। दोस्तों, ये थे उच्च न्यायालय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इससे ज़्यादा प्रश्न उच्च न्यायालय से नहीं पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।